करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। टॉपिक का नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक टॉपिक मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रही हूँ आज, जिसमें हम डिफरेंस को कवर करेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच का डिफरेंस। हमें ये पता लगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दोनों सेम दिखते हुए भी अलग अलग क्यों हैं। देखो, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एलएलपी और पार्टनरशिप ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दिखने में लोगों को सेम लगते हैं लेकिन एक्चुअल में अलग है। जब हम इसके बारे में जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग किसी पार्टनरशिप को फॉर्म किया जा सकता है, जो कि 1932 में एक्ट आया था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था और पार्टनरशिप बिजनेस करने का एक तरीका है, काम करने का एक तरीका है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो पार्टनरशिप में कुछ कमियां लगी, इसीलिए लॉ मेकर्स ने एक और नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जा सकता था जिसको नाम दिया गया एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप की तरह ही एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर इसको 2008 में इंट्रोड्यूस क्यों किया? ये इतने सालों बाद ऐसी क्या जरूरत लगी कि एलएलपी को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ऐसा सोचा गया? देखो, पार्टनरशिप के अंदर में बहुत सारी चीजें थी जो कि लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, जो भी लोग उसको बिजनेस कर रहे थे पार्टनरशिप फॉर्म करके, उनको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नुकसान दे रही थी और उसमें चेंज लाना बहुत जरूरी था। इसी वजह से चेंज लाने के लिए एक नया एक्ट लाया गया और एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया कि भाई आप एलएलपी बना करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन कि एलएलपी और पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप के रहते हुए एलएलपी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। पार्टनरशिप में कुछ कमियां लगी, इसी वजह से एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नए एक्ट के अंदर में लाया गया जिसके साथ भी हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पार्टनरशिप के अंदर में और एलएलपी के अंदर में क्या डिफरेंस है, जब हम डिफरेंस जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि एलएलपी क्या है और पार्टनरशिप क्या है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना डिफरेंस का क्लास और इसके अंदर में सबसे पहले मैंने एक चार्ट फ्रेम किया है। देखिए, मैं बोर्ड को वेकेंट छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए आप लोगों के लिए। जब भी आप एग्जाम में अपना आंसर रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंस का, तो उसमें सबसे पहले आपको एक साइड पे बेसिस लिखना है, देन उसके बाद में आपको जो भी जिसमें भी डिफरेंस करना है वो दो कॉलम्स में आपको डिवाइड कर लेने हैं और इस तरीके से आप अपना चार्ट क्रिएट कर लेंगे। अब इसके बाद में आप अपना आंसर बनाना शुरू करेंगे। किस तरीके से आप अपना आंसर बनाएंगे? बेसिस, किस बेसिस पर आप इन दो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। सबसे पहला पॉइंट है डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो, मैं आपको बताऊं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बहुत पहले पार्टनरशिप के हिसाब से क्या हुआ करता था कि जो पार्टनरशिप है और पार्टनर्स हैं वो दोनों एक ही पर्सन माने जाया करते थे। उनको अलग अलग आइडेंटिटी क्रिएट नहीं किया गया और ना ही उनको अलग आइडेंटिटी माना गया। ये मान लिया जाता था कि जो लोग पार्टनरशिप को फॉर्म कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं वो ही लोग सारा का सारा जिम्मा उठाएंगे पार्टनरशिप का। उसके पार्टनर जो उसे क्रिएट कर रहे हैं वो और पार्टनर्स दोनों, पार्टनर या पार्टनरशिप दोनों अलग नहीं माने जाएंगे, दोनों को सेम माना जाएगा। ठीक है जी, तो ये अलग अलग नहीं है, इनको सेम आइडेंटिटी माना जाएगा। तो यहाँ आप पार्टनरशिप के अंदर में फर्स्ट जो बेसिस है, फर्स्ट बेसिस के हिसाब से आप लिख लीजिए पार्टनरशिप। आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे, पार्टनरशिप इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ठीक है जी, पहला तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो लोग पार्टनरशिप को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग और ऑर्गेनाइजेशन यानी पार्टनरशिप दोनों को अलग अलग नहीं माना जाएगा। पार्टनर्स या फिर सेवरल पर्सन भी आप यहाँ लिख सकते हैं, सेवरल पर्सन। ठीक है जी,
यानी कि अलग अलग लोग जो है। डन। अब बात करें इसी पॉइंट की एलएलपी के अंदर, देखो पार्टनरशिप में तो ये बोल दिया कि मैं हूं एक पार्टनर अपने पार्टनरशिप की और ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, हम दोनों को सेम माना जाएगा, अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। लेकिन एलएलपी ने बोला जरा रुक जाओ, ये सबसे बड़ी कमी है, इसीलिए लोग डरते हैं बिजनेस करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा लोगों को फ्रीडम दे करके अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ में अट्रैक्ट करूंगा और लोग ज्यादा से ज्यादा एलएलपी बना करके बिजनेस करना शुरू करेंगे। बोले बताओ जरा क्या है पॉइंट? डिस्टिंक्ट पर्सन, एलएलपी और एलएलपी के जो पार्टनर्स होंगे इन दोनों को अलग आइडेंटिटी माना जाएगा, ठीक है जी, इन दोनों को अलग आइडेंटिटी माना जाएगा। अब जरा अलग आइडेंटिटी का मतलब क्या है? अलग आइडेंटिटी को लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि एक ऐसी आइडेंटिटी, एक ऐसी एंटिटी जिसको लॉ ने क्रिएट किया है और वो सेपरेट है उन लोगों से जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया, यानी कि पार्टनर्स ने। अब यहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है? यहाँ बात की जा रही है एलएलपी की। मान लीजिए एक एलएलपी बनाई गई, अब एलएलपी बनाई गई तो लॉ ने कहा ये एलएलपी जो है इसकी आइडेंटिटी मैं क्रिएट करके दे रहा हूं, ये सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी, इसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी रहेगी, सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, सेपरेट फ्रॉम द पर्संस जिन्होंने उसको क्रिएट किया था, ठीक है जी। तो ये एक सेपरेट आइडेंटिटी रहेगी और सेपरेट लीगल एंटिटी इसको क्यों बोल रहे हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लॉ ने क्रिएट की है, ठीक है जी। एलएलपी जो है उसको लॉ ने क्रिएट किया है और ये अपने पार्टनर्स से अलग है, अलग ट्रीट की जाएगी, इसीलिए इसको कहा गया सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब कि दो अलग अलग लोग। अब बताओ जो पार्टनर है वो एक अलग पर्सन है और जो एलएलपी है वो एक अलग पर्सन है। क्यों? क्योंकि एलएलपी को अब किसका स्टेटस मिल गया है? सेपरेट लीगल एंटिटी का। और ये स्टेटस किसने दिया? लॉ। एलएलपी क्रिएटेड बाय लॉ है, इसीलिए इसको सेपरेट लीगल एंटिटी का टाइटल मिला और ये डिस्टिंक्ट है उन लोगों से जिन्होंने उसको क्रिएट किया है, यानी कि पार्टनर्स से। तो यहाँ आप सबसे पहले लिख लीजिए डिस्टिंक्ट पर्सन में एलएलपी इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा मैडम अभी एक बात बताओ आप, इसका फायदा क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी का? ये डिस्टिंक्ट है उन लोगों से जिन्होंने इसको क्रिएट किया अपने पार्टनर्स से, लेकिन इसका फायदा और नुकसान क्या है जरा ये भी बता दो। नुकसान कुछ नहीं है, बहुत फायदा है। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अब एलएलपी केपेबल है कि एलएलपी किसी के ऊपर में केस कर सकती है, कोई और एलएलपी के नाम पर केस कर सकता है, कैन बी स्यूड, राइट। सो यहां पर केस करने का भी राइट है। सेपरेट लीगल एंटिटी यहां लिख लीजिए सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स, सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स, और कैन बी स्यूड और बी स्यूड, ठीक है जी। देखो अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए तो एक पर्सन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ हम एलएलपी की बात कर रहे हैं तो हम एलएलपी की बात करते हैं कि एलएलपी को अगर सेपरेट लीगल एंटिटी मिल गई तो सोचो उसको अपने पार्टनर्स पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अब वो क्या कर सकता है? एलएलपी अपने खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एंटर कर सकता है, क्योंकि वो अब एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अपने नाम से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा और कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई तोड़ता है, ब्रीच करता है, तो एलएलपी किसी के ऊपर केस कर सकता है। और मान लीजिए अगर एलएलपी ने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की फॉलो नहीं की या फुलफिल नहीं की तो कोई थर्ड पर्सन भी एलएलपी के नाम पर केस कर सकता है। तो कैन बी स्यूड और बी स्यूड। अगर एलएलपी ने कॉन्ट्रैक्ट की कोई टर्म्स और कंडीशन फुलफिल नहीं की तो उसका नुकसान पार्टनर्स को नहीं भुगतना पड़ेगा, उसकी वजह से पार्टनर्स के ऊपर कोई केस नहीं होगा, क्योंकि एलएलपी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एलएलपी ने अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो आप एलएलपी के ऊपर में ही केस करिए अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को डिफीट किया या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा या ब्रीच किया, ठीक है जी। बात समझ आती है? लेकिन पार्टनरशिप के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनरशिप के अंदर में ये फैसिलिटी नहीं दी गई है। बताओ कितना अच्छा एडवांटेज है? नहीं, बहुत अच्छा एडवांटेज है, बहुत अच्छा। ये सबसे पहला चेंज इसके अंदर में निकल करके आया, ठीक है। अब हम सेकंड अपने पॉइंट पर आते हैं। सेकंड बेसिस है लायबिलिटी। सेकंड बेसिस है लायबिलिटी।
देखो लाइबिलिटी जितना अमाउंट, जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है तो बिजनेस को शुरू करने के टाइम पर जो भी पार्टनर्स हैं, यानी कि एलएलपी या पार्टनरशिप के जो भी पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस को शुरू करने में, ठीक है जी, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। अमाउंट कंट्रीब्यूट किया और बोला भाई मेरा हिस्सा इतना है, जो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे उनकी लायबिलिटी एलएलपी के अंदर में उसी अमाउंट तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, उसी रेशियो तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। जबकि पार्टनरशिप के अंदर में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो यहाँ आप सबसे पहले लिख लीजिए लायबिलिटी एलएलपी के अंदर में लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है जी। लायबिलिटी यानी कि भार, ठीक है जी, बर्डन। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। बोलो मैडम एक बात बताओ, लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होने से फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। फर्क इसीलिए पड़ता है क्योंकि कोई भी लायबिलिटी अगर आती है किसी भी पार्टनर के ऊपर में, तो पार्टनरशिप के अंदर में जितनी लायबिलिटी होगी वो सारी की सारी लायबिलिटी पार्टनर्स को पे ऑफ करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए उनको अपनी पर्सनल एसेट्स को क्यों ना बेचना पड़े। यानी कि कहने का मतलब है पार्टनरशिप के अंदर में अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी जिसका कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर पार्टनर्स की हुई तो इस केस के अंदर में क्या हो सकता है, पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट है वो भी दांव पे लगी होती है, वो स्टेक पे लगी होती है। तो आप यहां लिख सकते हैं एक पॉइंट और, पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स आर एट स्टेक, पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स आर एट स्टेक। पर्सनल एसेट्स जो होती हैं पार्टनर्स की वो दांव पर लगी होती है, ठीक है जी। यहां पर अब नेक्स्ट हमारे सामने जो है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एलएलपी से रिलेटेड। एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी रहती है? एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द अमाउंट जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एलएलपी के अंदर में, ठीक है। तो यहां आप लिख लीजिए लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अप टू द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड इन एलएलपी, ठीक है जी, डन। जो भी शेयर या जो भी अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एलएलपी के अंदर में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी। देखो क्योंकि एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है और एलएलपी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदेगी तो उस प्रॉपर्टी का हकदार किसको माना जाएगा, मालिक किसको माना जाएगा? ऑब्वियसली एलएलपी को, क्योंकि उसकी एक खुद की आइडेंटिटी है और यहाँ पर खुद की आइडेंटिटी पे खुद के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है एलएलपी की तो वो एलएलपी की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर में वो जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्टिंक्ट नहीं माना जाएगा। पार्टनरशिप के अंदर में जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्टिंक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर में आप लिख लीजिए प्रॉपर्टी सेपरेट होगी एलएलपी की, जबकि पार्टनरशिप के अंदर में प्रॉपर्टी रिलेट करेगी पार्टनर्स से, डन। प्रॉपर्टी रिलेट करेगी पार्टनर्स से। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन देखिए जो एलएलपी है, क्योंकि एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी रख रही है तो ऑब्वियसली इसको लॉ ने क्रिएट किया है। तो एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? थ्रू रजिस्ट्रेशन, थ्रू रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, थ्रू रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। जबकि
पार्टनरशिप के अंदर में पार्टनरशिप जो है वो ओरली और बाय रिटर्न दोनों तरीके से क्रिएट हो सकती है। कैन बी क्रिएटेड ओरली और रिटर्न, ठीक है। यहां पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है अगर रिटर्न है तो, पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड भी हम इसको बोलते हैं। और यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है जी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट और एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है या क्रिएशन होता है। डन। नेक्स्ट है पार्टनर्स। देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ज्यादा होते हैं, जबकि पार्टनरशिप के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 तक हो सकते हैं, अप टू 20, ठीक है। जबकि यहां पर 20 से ज्यादा हो सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी मतलब कि किसी भी पार्टनर के डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी, यानी कि किसी भी पार्टनर के डेथ होने से या फिर दिवालिया निकलने से, इंसॉल्वेंट होने से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कॉन्टिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परपेचुअल सक्सेशन का पॉइंट है। परपेचुअल सक्सेशन यानी कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस एलएलपी की चलती रहती है, चाहे इवन देन चाहे कोई पार्टनर डेथ हो जाए किसी पार्टनर की या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, इससे एलएलपी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कॉन्टिन्यूअसली एग्जिस्ट करती रहेगी, ठीक है जी। सो यहां आप परपेचुअल सक्सेशन लिख लीजिए, परपेचुअल सक्सेशन। जबकि पार्टनरशिप के अंदर में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए कोई भी पार्टनर, तो अनलेस प्रोवाइडेड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, ठीक है जी। सो यहां पर डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी की वजह से पार्टनरशिप टर्मिनेट हो सकती है या डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है जी, राइट। सो ये था डिफरेंस जो हमने आज की क्लास में कवर किया है। सीए, सीएस, सीएमए और एलएलबी सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। तो आज की क्लास को अगर आपने कवर किया है तो आप लोगों के लिए एक 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये मोटा मोटी कवर हो गया है। मेरी तरफ से मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझाने की कोशिश की है और डिफरेंस आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका 5 to 10 मार्क्स के अंदर में बहुत अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करने मिल सकते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को क्रिएट करके अपलोड करने की कोशिश करूं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मैं कुछ सेकंड्स के लिए बोर्ड को वेकेंट छोड़ूंगी तो आप जो भी आपका मिस हुआ हो उसको नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।